क्लास 10th मैथ्स से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे आज हम। पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन था 5 बाय 10 के एचसीएफ ज्ञात करो। जब भी हम महत्तम समवर्धक ज्ञात करते हैं तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो रफ में हमें करना चाहिए 5 और 10 लिखते थे हमें ऐसा। 5 के गुणनखंड हम जानते थे, 5 एकम 5, 1 एकम 1, यानी ये 5 गुणित 1 या 5 हो गया। 10 के निकालेंगे हम, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो ये 5 गुणित 2 या 2 गुणित 5 होगा। एक ना लिखो तो भी चलेगा, लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो अपन कब लिखते हैं तब कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता, तब एक लिख लेते हैं, अब ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। तो एचसीएफ जब निकाल रहे हैं 5 और 10 का, तो दोनों में 5 कॉमन आ रहा था, इसका 5 एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में होता है उसका एचसीएफ कहलाता है। अगर दो संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इसका जो उत्तर होगा वो सी वाला होगा 5। उत्तर लिखने का तरीका मैं आगे आने वाली वीडियो में सिखा दूंगा कैसे लिखना चाहिए अपने परीक्षा में। अभी आप निशान भर लगा रहे हैं, एग्जाम में ऐसे निशान नहीं लगाने, एग्जाम में अपने को लिखना कैसे बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी द्विघात बहुपद एस की घात 2 धन बी 1 धन सी के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। सूत्र है, इसको अपने को याद करना पड़ेगा। तो सी अपान ए होता है, गुण अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान ए होता है और अल्फा प्लस बीटा का मान ऋण बी अपान ए होता है। ये याद रखना है। परीक्षा में कभी ये पूछते कभी ये पूछते हैं। कभी गुणनफल पूछा है तो इसको सी बटे ए लिखेंगे हम। इसका सी बटे ए आंसर होगा, ए वाला। क्लियर? अच्छी बात, देखो जरूर इस पर से क्वेश्चन बनता ही, कभी तो गुणनफल आता कभी आता है वो योगफल आता है। दोनों को मैंने दिखा दिया। अगला देखिएगा, हमें रैखिक युग्म में दे रखे थे ये, इनमें अनंत अनेक हल की शर्त क्या होती है। हमें मालूम था, हमने 3 शर्तें देखी थी। तीनों शर्तों में कोई ना कोई एक आती है परीक्षा में। 3 शर्तें क्या थी हमारी, हमने देखा था। ऐसा मैं लिखने का तरीका बताया था, ऐसा लिख लो आप, ए बटे ए बी बटे बी। फिर मैंने ऐसा कहा था ए बटे ए बी बटे बी सी बटे सी। फिर मैंने ऐसा कहा था ए बटे ए बी बटे बी और सी बटे सी लिख दो। 1 2 1 2 सब में लगा दो, 1 2 1 2 ऐसा 1 2 1 2 1 2 1 2। ये यहाँ बराबर नहीं, यहाँ बराबर नहीं। देखिए ये होती थी अद्वितीय हल की कंडीशन, ये होती थी कोई हल नहीं की, और ये होती थी अनंतः अनेक हल की। तो ये वाला उत्तर सही होगा। है ना, हमारे दिमाग में था कि भाई ये सूत्र 3 होते हैं, उनमें से कोई ना कोई परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। तो ये कौन सा वाला आंसर सही होगा इसमें से, अनंत अनेक हल का जे इनफाइनाइट सॉल्यूशन जे वाला होगा। क्लियर? कैसे निकाला ये हमें याद था। क्लियर ना? तो इस पर से एक विकल्प आता ही है। यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव लगा रहा है तो अपने दिमाग में ये बात आती है कि हाँ ये बातें होती हैं, इनमें से कोई ना कोई एक बात आएगी। अपने को ध्यान रखना है। इस 4 नंबर में भी देखने को मिलता है, हमें 4 नंबर भी देखने को मिलता है। कोई क्वेश्चन पी के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, इस टाइप कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। अपन देख रखे हैं पी वाले, के वाले, ए वाले सवाल। इसके बाद देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन था हमारा, ए पी दे रखी थी, इसका सारवांतर ज्ञात करना था। ए पी हमें दे रखी थी 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5। सारवांतर ज्ञात करने के लिए हमेशा जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटता है हमेशा। जस्ट अगले पद में से पिछला घटता है। तो ये ऋण 1 था और ऋण 1 में से हम ऋण 1 कम करेंगे तो ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 हो जाएंगे। तो इसका सारवांतर ऋण 2 होगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा अगले पद में से पिछला पद घटता। कहीं से भी कर लो आप, 20 से कर लो, शुरू से कर लो, कहीं से भी कर लो, लेकिन जस्ट बाद वाले में से शुरू वाला घट जाता है। जी, इसमें से इसको कहीं से भी घटाएंगे आप तो कितना, -2 होगा इसका आंसर। ये -2 आंसर। सारवांतर की बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। एग्जाम में ये संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन निकालने की विधि वही रहती जो मैं बताने जा रहा था आपको। ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे चलने के लिए यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये पदों में मैंने सीखा था। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसका विलोम है ये। तो हम कहते हैं पहली भुजा के सामने कोण 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का। फायदे का, इसका विलोम प्रमेय है जी। ठीक है? आगे बिंदुओं 1 ऋण 2 ऋण 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मैंने बताया था आपको, x से x लिख लो, धन बटे में 2, ऐसे ही y लिख लो बटे में 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। यहाँ 1 2 लिख दो, 1 2 लिख दो, ऐसा अपन ने समझ रखा था।
मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है ये। अब यहाँ पर क्या दिया था 1 माइनस 1, तो x1 का मान 1 है, इसका मान ऋण 3 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस माइनस 3/2, और इसके लिए लिखेंगे हम -2 + 4 -2 + 4/2। यानी ये क्या है, ये वाले जो है x1/1 और ये x2/2 है, सूत्र में मान रख देंगे हम। तो देखिए ऋण 3 में से 1 गया 2, ऋण 2 बचेंगे, ऋण 2/2, या 4 में 2 गया तो 2/2, भाग देंगे ऋण 1 ऋण 1 होगा इसका। मध्य बिंदु निर्देशांक ऋण 1 होंगे। ये 4 नंबर में भी हो सकता है, 3 नंबर में भी हो सकता है और 1 में भी हो सकता है। हमें सूत्र मालूम था x धन x/2 y धन y/2 1/2 लगाते थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे। ये खालिस्तान वाले सब क्वेश्चन आते हैं। ये 6 क्वेश्चन थे हमारे ऑब्जेक्टिव वाले, 4 में से 1 छांटना थे। खालिस्तान थोड़े कठिन इसलिए रहते हैं कि मन से लिखना है। यहाँ तो 4 में से 1 छांट को लिखना होता है तो लिख देते हैं अपन, लेकिन यहाँ क्या होता है मन से लिखना पड़ता है। थोड़े खालिस्तान कठिन जाते हैं, एक वाक्य उत्तर भी थोड़े कठिन लगते हैं, लेकिन अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर भाज्य बराबर, छोटे अक्षर में पढ़ रहा है, भाजक गुण शेषफल धन शेष, भाज्य बराबर भाजक गुण शेषफल धन, भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल धन शेषफल है वो। तो यहाँ पर जो खालिस्तान में आएगा भाजक, ये भाजक आएगा। घात 3 पावर 3 दी हो, बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते थे। यहाँ पर यदि 2 आता तो 2 शून्य को, 1 आता तो 1 आ जाते, 4 आता तो 4 शून्य का आ जाते। यहाँ पर घात जितनी हो उतनी शून्य को होते। ठीक है ना, अपने ऐसे याद रखेंगे। एग्जाम परीक्षा हम चेंज करके पूछ सकते, 2 दे दे 1 दे दे, तो आप वहाँ पर देख के लोगे 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ऐसा। आगे किसी द्विघात समीकरण के मूल्य यदि वास्तविक और समान हो तो अभिव्यक्तिकर का मान खालिस्तान होता है ना। तो देखो हमने देखा था अभिव्यक्तिकर को अंग्रेजी में हम डी कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, और डी का मान 0 होता था तो वास्तविक और समान मूल होते थे, और डी का मान बड़ा होता था 0 से तो हम कहते थे 2 भिन्न और वास्तविक मूल होते थे, और डी का मान यदि छोटा होता 0 तो वास्तविक मूल नहीं होते थे। तो ये यहाँ पर ये तीनों सूत्र हमें याद था, हमें मालूम था डी दैट इज b² - 4ac ये विभक्तिकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है किसी भी द्विघात समीकरण में। जब हम इसको निकालते हैं और देखते हैं यदि वो 0 के बराबर आता है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक समान होते हैं। यदि उसका मान धनात्मक आता है तो हम कहते हैं डिफरेंट मूल होते हैं, भिन्न भिन्न मूल होते हैं और वास्तविक होते हैं। और यदि 0 छोटा होता 0 से तो वास्तविक मूल नहीं होते, ऐसा लिखते। ये हमें याद था, मतलब इसके अनुसार हम इसको उत्तर दे पाते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा इसका, वास्तविक और समान मूल हो तो विभक्तिकर का डी का मान होगा हमारा 0। क्या होगा 0 लिख दो गिनती में या शब्दों में लिख दो, ये 0 इसका आंसर होगा। क्लियर, डिब्बे में भरते जा रहा हूँ इनको मैं। ये समांतर श्रेणी ए + डी a + 2d a + 3d का 10वां पद क्या होगा हमें मालूम है। यहाँ पर दूसरे में 1d आया था, तीसरे में 2d आया, तीसरे चौथे में 3d आया था, 10वें में 9d आ गया, इधर 9d क्या आएगा a + 9d, a + 9d आएगा। ठीक है, तो ये a + 9d आएगा, जितना यहाँ रहता है उससे 1 कम हो जाता है। ठीक है, किससे, an बराबर किससे आता अपना अपने को मालूम है, an बराबर a + n - 1 × d होता था। यदि मैं यहाँ 10 करूँगा ना तो a प्लस ये 10 ऋण 1 × d, तो a बराबर a धन 9d। सही, इस प्रकार से ये 10 का मान आया। आपके दिमाग में ये फंडामेंटल बात मालूम होना चाहिए, तो इस विकल्प का आप उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वे सभी आकृतियाँ जिनके आधार समान होते हैं परंतु जिनके आकार है, आधार नहीं आकार, बाई मिस्टेक लग गया मुझसे। आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने आवश्यक नहीं। खालिस्तान आकृति कहलाती समरूप कहलाती है ना, देखने में एक जैसी हैं भले ही उनके माप अलग अलग हो, देखने में जैसी लगे तो वो कहलाती हमारी समरूप आकृतियाँ। इसमें समरूप आ जाएगा। अगला 0-4 अक्ष पर है, खालिस्तान अक्ष पर है। 0-4 देखिएगा, हमने देखा था छोटी कक्षा में, हमने ऐसा देख रखा था, ये इस प्रकार की हमने समकोण निर्देशांक पद्धति देख रखी थी। इसको x अक्ष कहते थे, इसको y अक्ष कहते थे। 0-4 दर्शाना है, ये 0 है और 4 है, तो हमने देखा था पहला निर्देशांक x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x का 0 तो कोई मतलब नहीं, y का 4 तो 1 2 3 4 यहाँ पर होगा 0-4। तो ये कहाँ होगा अपना, y अक्ष पर होगा। ये बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पर। तो यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष पर होगा। कोई भी पॉइंट आता ना ऐसा अपना, उस पॉइंट को दर्शा दो उस पर और समझ में आ जाएगा कहाँ x पे है, y पे है, कि कोई कौन सी चतुर्थांश पे, ये मालूम हो जाता। इसको क्वाड्रेंट कहते थे ना, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा।
तो कोई बिंदु आता है उसको यहाँ दर्शा लो और देख लो कहाँ एक्स अक्ष पे है कि वाई पे है कि कौन से चतुर्थांश कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। ये उसकी फंडामेंटल बात जो 9th में पढ़ रखी थी अपन ने, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को खलिस्तान बिंदुओं पर छेद करती है, हम जानते हैं ऐसा वृत्त होता था। और छेदक रेखा समझते ना, ऐसी रेखा जे छेदक रेखा कहलाती है, ये छेदक रेखा होती है। तो छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर काटती, वृत्त की परिधि को 2 बिंदु पर काटती। कितने बिंदुओं पर काटती है? 2। यहाँ पर लिख देंगे 2। इस टाइप से हमने ये सही विकल्प देखे और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले देखे। अब आगे वाले देखने जा रहे हैं। पहला वाला था हमारा सही जोड़ी बनाइए। जब भी हमें यहाँ सही जोड़ी बनाने को ट्रिग्नोमेट्री में आती है तो मैंने कहा था 4-5 सूत्रों को पहले लिख लो, आप साइड में फिर बनाना शुरू करो। हमने देखा था पहला सूत्र होता था हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तीसरा होता था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। चौथा अपन ने इसको अपनी भाषा में कहा था LAL डबल के। अपन ने ऐसा कहा था, इसको साइन कहते थे, इसको कास कहते थे, इसको टेन कहते थे, इसको काट कहते थे, ये सेक होता था, ये कोसेक होता था। पांचवा होता था साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और एक छठवे की बात करते थे हम, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90। मैंने कहा था 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिख लो, सबके बटे में 4 लगा दो, सब पर करनी लगा दो, तो साइन के मान मिलते हैं, उल्टा कर दो तो कास के मिलते हैं, भाग दे दो 10 के मिलते हैं, फिर तो उनके उल्टे अपन लिखते जाते। मैंने कहा था ऐसा लिख लो, कोई भी साइड अपनी आती सही जोड़ी आपकी सही जाएगी। बनाते हैं अपन परीक्षा में लिखने का तरीका। हम क्या करते थे, हमारा मान लीजिए पेज है अपना, ये अपना पेज है, मेरा पेज जो है मैंने बना दिया। अब यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्न क्रमांक 3 का हल। प्रश्न क्रमांक 3 का हल ऐसा लिखा हमने। इसमें कौन कौन सवाल हैं अपने 1 से लेकर के 6 तक के हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, ये लिख लिए। अब क्या करना, पहला था सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1। हमने जो सूत्र लिखे उसको देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा और 1 tan क्या बचा, tan बचा। देखो वहाँ पर अपनी भाषा में पक्षांतर से वैसा बनेगा वो। सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 तो हमने देखा सेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा ऋण 1, तो कौन सा बचा, tan स्क्वायर थीटा बचा जी। तो हमने देखा ये लिखा था हमने, तो आसानी से कर पा रहे हैं हम। तो इसका उत्तर जो होगा tan स्क्वायर थीटा वाला होगा ना, f वाला होगा। यहाँ f लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे हम tan स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, ऐसा लिखते हैं एग्जाम में हम। आगे देखेंगे दूसरा कॉट थीटा। कॉट थीटा देख रहे थे ना हम, ये है कॉट थीटा। कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता, कॉट टेन होता जे, कॉट का उल्टा टेन, कॉट थीटा और 1/tan थीटा है क्या कहीं यहाँ पर, है 1/tan थीटा ए। क्या होता, कैसे निकाला हमने, साइन बड़ा साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, उल्टा कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये ना इस वाले से हम बहुत सारे सूत्र बना लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये लिख लिया करो, वो भी जोड़ी आएगी आपकी सही जाएगी। तो इसका उत्तर होगा हमारा एक ए वाला होगा 1/tan थीटा। कैसे निकाला मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया। तीसरा देखिए, एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा। हमने देखो पहली तरफ से हम देखो, एक आ गया साइन स्क्वायर आ गया, कास स्क्वायर नहीं आया, तो यहाँ कास स्क्वायर कहीं है ई वाले में। ये क्या होगा हमारा कास स्क्वायर थीटा। क्लियर। आगे चलते हैं अपन। अब देखा हमने, इसको भी कर लेते हैं। कॉट 30 अंश, कॉट 30 अंश हमें मालूम था, साइन 30 अंश का मान 30 अंश है, वो हमें मालूम था। tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। सारणी को बनाते हैं अपन, तो काट का करनी 3/3 होगा, तो कौन सा उत्तर होगा, बी वाला। इसका वो जगह नहीं दिख रही है, वहाँ पर व्याख्या कर सकते थे। ये करनी 3 होगा। कैसे आ रहा है हमें मालूम है कि थोड़ा सा देखेंगे आप, 100 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। कैसे है मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। 0 1 2 3 4 सबके बटे में 4 लगाते थे,
और सब पे हम करनी लगा देते इस टाइप से। तो जे तो आया 0, जे 1/2, 1 करनी 2 और ये करनी 3/2 और जे 1 आया। अब जब जे तो साइन के मान हो गए, अब कास के लिखेंगे हम तो उल्टे लिखते थे ना, इधर से शुरुआत करते थे हम। कैसे आएगा? 1 करनी 3/2, 1 करनी 2, 1/2 और 0, है ना। अब भाग देंगे ना इसका, इसमें भाग देंगे तो 1 करनी 3 साइन बटे कास tan होता है, 1 करनी 3 आता है और उसको उल्टा करेंगे तो करनी 3/1 है ना, वो काट 30 अंश का मान हो जाएगा। ऐसे करके आपको अनुमान लगाना चाहिए। आगे कास 90 थीटा हमें देखा था, साइन 90 थीटा कास थीटा, कास करेंगे तो साइन, ये 1 याद है तो 6 याद हो जाते हैं, तो इसका कास का साइन हो जाएगा। कौन सा वाला उत्तर होगा इसका? ये सी वाला। 5वें सूत्र से हमने लिख दिया इसको। छठवा देखिएगा, अब जो बचा रहेगा वो उसका ही छठवे का ही होगा। कितना है उसका? 2 है। और निकालने का तरीका हमें मालूम है, हालांकि निकाल सकते हैं हम इसको, ये 2 होगा। क्लियर? बाकी आप समय नहीं है, समय बचत करना तो आप देख लो जो बचे वाला होगा। अगर समय है यार आपको दिक्कत जा रही निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल सकते हैं वो 5वें सूत्र के माध्यम से। चलिए आगे। अब इसमें हमें एक वाक्य में उत्तर लिखो, ये थोड़े कठिन कहलाते हैं, जोड़ी तो समझ में आ रही थी अपने को। तो इसमें शून्य के याद करना है, तो हमें मालूम था जी जो वक्र रहता है ना, ये वक्र एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है, उसके शून्य होते हैं। तो अपने देखा ये एक्स एक्स को 2 जगह काट रहा है, यहाँ और यहाँ 2 जगह काटा, तो इसके शून्य क्या होंगे? हमारे शून्य की बात करते हैं तो हमारे शून्य 2 होंगे, ये उत्तर होगा इसका। अब वो कह रहे थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक मानक रूप लिखिए। इसका मानक रूप क्या होगा हमारा? ax + by + c = 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है। जी यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के और b बराबर नहीं है 0 के। क्लियर? a b c वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0 के और b बराबर नहीं है 0 के। अगला क्वेश्चन था हमारा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमें मालूम था πr² होता है। त्रिज्या r होता है और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है। अब वो कहते हैं शंकु के आयतन का, अच्छा विभक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र लिखो। हमें अब भी लिखा था विभक्तिकर, अगर d से दर्शाना d = b² - 4ac, ये विभक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र होता है। ax² bx c = 0 का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d = b² - 4ac होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है हमारा शंकु के आयतन का सूत्र। हमें मालूम था गोले का जो बेलन का आयतन πr² होता है, उसमें 1/3 लगा देंगे हम, तो ये हमारे शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र 1/3 πr²। हमें बेलन के आयतन का सूत्र मालूम था πr², नाइंथ का मालूम था 1/3 और लगा दो उसमें। ठीक है। आगे समांतर माध्य क्या होगा इसका? 3 3 4 5 5। तो क्या समांतर माध्य निकालने का तरीका होता है, सब संख्याओं को जोड़ो, जितनी संख्या उतने का भाग दे दो। पढ़ा था अपने आंकड़ों, कुल जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखो 5 और 5 10, 4 14 और 6 20। 20 में किसका भाग देंगे? 1 2 3 4 5 का। 5 को 20, 4 आ जाएगा। इसका समांतर माध्य क्या होगा? 4 होगा। कैसे निकाला हमने? सब संख्याओं को जोड़ लिया और जितनी संख्या थी उसने का भाग, जोड़ने पर 20 आया। संख्या 5 थी, 5 का 20 में भाग देंगे हम, तो 4 बार गए, इसलिए 4 उत्तर हो गया। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है? 1। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित की 1 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा सही गलत बताना था। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a = bq धन r, 0 छोटा बराबर है r, छोटा है b के। यानी ये जो है ना, बिल्कुल विभाजन प्रेमी का है, ये हमारी सत्य बात है, स्टेटमेंट है उसका, ये सत्य है। आगे चलेंगे हम। वृत्त की परिधि πr², हमें मालूम परिधि 2πr होती है, πr² ये असत्य है हमारा। क्या है जी? हमारा असत्य, क्योंकि परिधि का सूत्र मालूम था वो 2πr होता था वृत्त की परिधि का। आगे देखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² नहीं होता, 4πr² होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ हमने 4πr² होता है, ये भी असत्य है हमारा। 3 दे रखा था। अब यहाँ पर देखिए माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध है। 2 माध्यक बराबर बहुलक धन 3 माध्य। बड़ा इंपॉर्टेंट असत छपा हुआ है, यहाँ पर 3 आता। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, सही सूत्र है इसका। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, ये सही सूत्र है। परीक्षा में कभी कभी एक वाक्य में उत्तर लिखो आता है माध्यक बहुलक और माध्य में संबंध लिखिए, तो अपन लिखेंगे 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। इसको 2 प्रकार से याद करना, सही गलत के रूप में भी करना है और सूत्र का सूत्र याद रह जाए। तो ये असत्य है। आगे चलेंगे हम।
वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हो सकती, सही है। स्पर्श रेखा उसको स्पर्श करते जाए अनंत हो सकती है, क्योंकि परिधि अनंत बिंदुओं का संग्रह होता है, तो ये हमारा सत्य है। और ये प्रायिकता का मान 0 के और 1 के तक होता है, ये भी सत्य है। तो इस टाइप से हमने ऑब्जेक्टिव लगा लिए। कल हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को लगाएंगे अगले वाले वीडियो में।